आपके साथ मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और अब हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। इन्फोसिस के कमजोर नतीजे आने के बाद आज हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स 1300 अंकों से ज्यादा आज टूटा। छोटे मझौले बड़े लार्ज कैप स्टॉक सभी में आज हमने देखा कि बिकवाली का प्रेशर हावी था। दरअसल इन्फोसिस के नतीजे आए और उसमें हमने देखा कि नतीजे कमजोर थे और नतीजों के साथ ही साथ स्पेशली गाइडेंस के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो नंबर्स बेहद ही कमजोर नजर आए हैं, जिसके कारण अब चिंता बढ़ चुकी है आगे आने वाले समय के लिए आईटी सेक्टर में ग्रोथ को लेकर किस तरह के नंबर्स अब वहां पर आ सकते हैं। और ये जो गिरावट आई है आज, अब इसमें एंट्री लेने के मौके हैं या फिर एग्जिट कर ले, स्टॉक से दूर रहना चाहिए, ये आज हम इस शो के जरिए, इस खास पेशकश के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमें हमारी मदद करने के लिए कुछ ही देर में कुछ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। तो चलिए अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, आईटी एंटर या एग्जिट। भारी गिरावट हमने देखी, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी, अब एक के बाद एक जो नतीजे आ रहे हैं आईटी कंपनियों के। टीसीएस के नंबर्स आए, उसके बाद हमने देखा कि गिरावट का प्रेशर हावी था। उसके बाद इन्फोसिस के नतीजे आने के बाद तो मूड और माहौल बेहद ही खराब हो गया। सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा नेगेटिव हो चुका था आज आईटी स्टॉक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इन्फोसिस के नतीजे कैसे रहे थे, उस पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, और इन्फोसिस और टीसीएस की तुलना करें तो किस तरह की गाइडेंस यहां पर निकल आई, कौन ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है, ये सब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। और इस पर एक पूरी डिटेल एनालिसिस और रिसर्च लेकर हमारे साथ शरद मौजूद हैं। शरद, सबसे पहले तो बताइए इन्फोसिस के नंबर्स जो आए हैं कैसे रहे हैं, टीसीएस की तुलना में कैसे थे, और ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं इन नतीजों पर। जी बिल्कुल, हम 5 अहम बात टीसीएस के नतीजे के ऊपर करेंगे। और सबसे पहला नंबर्स जो आता है Q4 नंबर्स, वो आते हैं वीकर दैन एक्सपेक्टेड, अनुमान से कम है नंबर्स। इसके अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री भी कॉशियस हो गई है, स्पेशली जो उनकी सेगमेंट्स है बीएफएसआई और नॉर्थ अमेरिकन सेगमेंट्स को लेके। इसके अलावा जो है मार्जिन्स जो थे सीक्वेंशियली फ्लैट रिपोर्टेड हुए थे और अनुमान था कि 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा होने को रहेगा। हालांकि अगर पॉजिटिव साइड में देखें तो चौथा इंपॉर्टेंट बात है कि जो डील विन हुई है वो एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने मिली। लगभग $10 बिलियन का जो बुक टू बिल रेशियो है उसमें भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। और आखिरी पॉइंट है कि जो कंपनी की गाइडेंस है आपकी डील को लेके वो मेंटेन्ड है, लगभग 7 से लेकर $9 बिलियन की क्वार्टरली डील विन्स देखने मिलेगी। तो ये तो थे टीसीएस के अहम पॉइंट्स, लेकिन इन्फोसिस में क्या है उसमें जानते हैं। तो सबसे पहला है कि जो FY23 का गाइडेंस है उसको मिस किया गया है, लगभग 15.4% ग्रोथ का आया, जो अनुमान था वो 16 से 16.5% का था। इसके अलावा जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ होती है वो भी जो है डॉलर टर्म्स में 3.2% का गिरावट आया है, मतलब कि एनालिस्ट एस्टिमेट्स के नीचे आया है। और मैनेजमेंट कमेंट्री ओवरऑल देखा जाए तो वीक देखने मिला है। इसके अलावा जो है FY24 की गाइडेंस की बात करें तो वो भी जो है वीक देखने मिल रही है। रेवेन्यू में सिर्फ 4 से लेकर 7% का ग्रोथ का अनुमान है और कामकाजी मुनाफे में 20 से 22% का। और आखिर में बात करेंगे ब्रोकरेजेस की, जहाँ पे एक ओवरऑल डाउनग्रेड्स देखने मिल रही है और उनके टारगेट प्राइस में एट एन एवरेज 9% का गिरावट देखने मिला है। बिल्कुल। तो ये हैं इन्फोसिस और टीसीएस के नतीजे। एक कंपैरिजन करके हमने आपके सामने ये रखने की कोशिश की कि टीसीएस के नंबर्स की पिक्चर्स कैसी थी, इन्फोसिस की पिक्चर कैसी थी, और कुछ पैमाने पर ये भी नज़र आ रहा था कि टीसीएस के नंबर्स डील विन के फ्रंट पर भी ज़्यादा बेटर नज़र आ रहे थे इन्फोसिस से। तो खैर ये तो बात हुई नतीजों की, बट शरद अब आगे ये भी आपसे समझना चाहेंगे, आप ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे, इन्फोसिस पर क्या कुछ टारगेट्स और व्यूज निकल कर आ रहे हैं ब्रोकरेज के?
जी बिल्कुल, इन्फोसिस देखें तो जो गिरावट स्टॉक में देखने मिली है, सबसे भारी गिरावट पिछले 3 साल में देखने मिली है। ऑफ कोर्स फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स जो हैं ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। सीसी ग्रोथ जो था, आप कह सकते हैं सबसे कम देखने मिला था, जो डी ग्रोथ कह सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर FY21 से। जो FY23 की गाइडेंस है वो भी मिस हो गई है। लगभग 15.4% का ग्रोथ आया, जो अनुमान था 16 से लेकर 16.5% का था। इसके अलावा जो आगे जाते हुए वित्त साल 2024 का गाइडेंस की बात करें तो बहुत वीक देखने मिली है। स्ट्रीट एस्टिमेट करिए सिर्फ 4 से लेकर 7% तक का रेवेन्यू ग्रोथ। और अगर कामकाजी मुनाफे के बारे में बात करें तो लगभग 20 से लेकर 22% का है। मैनेजमेंट की कमेंट्री ने जो है ये एक कॉशियस अप्रोच रखा है। वो कह रहे हैं जो डिमांड इन्वायरमेंट है वो अभी भी अनसर्टन है। हालांकि डील पाइपलाइन जो अभी भी स्ट्रांग है और लगातार दूसरे क्वार्टर में जो एट्रिशन लेवल्स कम हुए हैं। नोमुरा ने जो है डाउनग्रेड किया है कंपनी को न्यूट्रल से बाई से, और टारगेट प्राइस भी कट हो गया 1660 से 1290 रुपीज़ पर शेयर। क्रेडिट स्विस भी यहाँ पे भी डाउनग्रेड किए हैं स्टॉक को। जो टारगेट प्राइस है वो घट गया है 1760 से 1240 रुपीज़ तक। और जेफरीज के बारे में बात करें तो हालांकि मेंटेन बाई रेटिंग रखे ज़रूर है, लेकिन टारगेट प्राइस घट गया 1770 रुपीज़ से 1570 रुपीज़ तक। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि टारगेट प्राइस में लगभग 9% का गिरावट आया है। लेकिन सवाल उठता है कि इस लेवल्स में करंटली टेक्निकल लेवल्स में जो है किस लेवल्स पे इन्फोसिस को बाई किया जाए। और हमने जो है एनालिस्ट से और एक्सपर्ट से बात किया, और यहाँ पे कुणाल रामबिया ने जो है एक रेंज दिया है लगभग 1140 से लेकर 1150 रुपये तक। नरेश ने जो है रेंज जो बाइंग प्राइस दिया वो लगभग 1150 रुपये का है। और प्रशांत सावंत ने जो है लगभग 1190 का टारगेट प्राइस दिया है बाइंग लेवल्स के लिए। बिल्कुल, तो ये एक एंट्री लेवल नजर आ रहा है इन्फोसिस के लिए, जो कि हमारे टेक्निकल एनालिस्ट आपको सुझा रहे थे। इसे इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है उन्होंने तो टारगेट में कटौती कर ही दी है। नोमुरा ने यहाँ पर टारगेट में कटौती की है अपने, और इसके अलावा क्रेडिट स्विस की तरफ से भी और जेफरीज की तरफ से भी यहाँ पर टारगेट प्राइस में कमी आई है। तो रिपोर्ट्स भी कुछ ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है, और इन सब का इम्पैक्ट आज हमने देखा कि इन्फोसिस के शेयर में देखने को मिला। 9 से 10% की गिरावट वहां पर आज देखने को मिली है। तो ये तो थे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स, लेकिन उसके अलावा आज हमने इन्फोसिस के नतीजों पर काफी सारे एक्सपर्ट्स से, बड़े जानकारों से बात की। जो गिरावट आई उसमें इन्फोसिस में क्या करें, इसको लेकर हमने दिग्गजों से बात की। आइए आपको एक एक करके सुनवा देते हैं उनका क्या कहना था। कि आईटी इन्वेस्टमेंट हमेशा का है कि एक इंडिया के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसको आपको रखना पड़ेगा 4 से 5 साल के पर्सपेक्टिव पे। और आईटी को हमेशा रखिए इन्वेस्टमेंट डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से, कि आप उसका 5, 7 साल, 10 साल डिविडेंड खाएंगे। ये मैं इनको बोलूंगा ये एक बास्केट है, ये शेयर्स हैं, एमएनसी शेयर जैसे नेस्ले वगैरह बास्केट है, जहां पे आप डिविडेंड कमाएंगे, स्टेबिलिटी रहेगी आपको, कि गवर्नेंस इशू नहीं आएगा। मार्केट इशू आ सकता है, गवर्नेंस इशू नहीं आएगा आपके साथ में। और करेक्शन पे आप इसको लीजिए, बट पर्सपेक्टिव आपका है कि 5 से 7 साल वाला। If large companies like Infosys, which deals with a majority of Fortune 500 and Fortune 2000 clients, they cannot predict their business or foresee the business for a quarter, then things are changing too fast. And I think that was a similar comment from TCS as well. I think the fact is that companies entered into the January quarter while there was some degree of caution late last calendar year on around impending rising rates and impending recession in US. But things really did turn bad in the first quarter because of the fallout of this financial crisis and or blow up of some of the smaller banks and the CSAP incident, which actually has turned larger banks and financial institutions much more careful and cautious in their approach to business. क्वार्टर के नतीजों पे ज्यादा ध्यान न दिया जाए, यही मैं कहूंगा, क्योंकि ये क्वार्टर के नतीजे ऊपर नीचे होते रहेंगे। हमें ध्यान देना चाहिए कि ओवरऑल जो है ये कैसे स्पेंड होने वाला है। एंड गार्टनर ने पूरे लार्जर पिक्चर को देखा है, और हमारे जो रिसर्च पब्लिश हुए हैं उसमें हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। और आप सही भी कह रहे हैं कि जो लगभग 9% के लगभग आईटी सर्विस स्पेंडिंग ग्रोथ हम बता रहे हैं, और ये ग्रोथ अगले 3-4 साल तक हमें दिख रहा है। अभी अगर आप प्रोवाइडर्स को देखें तो उनके भी पाइपलाइंस भरे हुए हैं, और वो काफी उनके पास बिजनेस आ रहे हैं। अभी भी वो एट्रिशन रेट्स पे उलझे हुए हैं, और उसको थोड़ा सा मतलब और कम करने की कोशिश कर रहे हैं। So if you look at TCS, it has grown, right? It has seen a decline, and honestly, we are a bit puzzled by that because typically you see about 95-96% of your existing book of business should just roll over.
So even if there are delayed project starts, it doesn't really explain a decline. तो कुछ जानकार पजल्ड हैं इस नंबर्स को देख के। कुछ का कहना है कि आईटी स्पेंडिंग्स आगे बढ़ने वाली हैं, तो ग्रोथ लॉन्गर टर्म के लिए यहाँ पर आईटी कंपनियों के लिए कुछ दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से मंदी के हालात हैं, ग्लोबल जो सिनेरियो बन रहा है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये मानना है हमारे दिग्गज एक्सपर्ट से बात हुई। लेकिन चलिए अब इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब इस माहौल में आईटी सेक्टर में ओवरऑल क्या करें। क्या ये एंट्री लेने का मौका है या फिर अभी दूर रहना बेहतर रणनीति होगी, और अगर एंट्री लेना है तो किन स्टॉक्स में इस वक्त आपको एंट्री लेनी चाहिए, किसके वैल्यूएशंस अच्छे लग रहे हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं विधि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विनय रजानी, दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर और इस खास चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विवेक, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, अभी आप सुन रहे थे हमारे एक्सपर्ट्स को भी बात की, नतीजों का पूरा एनालिसिस हमने आपके सामने रखा। ये नतीजे आपने कैसे रीड किए? क्योंकि हमने देखा एक बार टीसीएस के जब कमेंट्स आए उसके बाद गिरावट आई और इन्फोसिस के बाद तो भारी गिरावट, मूड और माहौल खराब किया आईटी सेक्टर का। अब क्या करना चाहिए? नतीजे इतने जो कमजोर आए उसके पीछे के क्या फैक्टर्स आपने वॉच किए और अब क्या करें इन्फोसिस में? गुड आफ्टरनून पूजा। देखिए, 2-3 फैक्टर्स ऐसे कॉमन मैन मैं अगर बात करूं तो पहला फैक्टर तो मुझे ये लग रहा है कि 2023 एक वॉश आउट ईयर हो सकता है, क्योंकि सबसे पहला सवाल रहेगा इन्वेस्टर्स का कि कितना टाइम लगेगा इसको अगर रिकवरी देना है, क्योंकि ज्यादातर आज के दिन एनालिस्ट कंफ्यूज्ड है कि इसमें अब रिकवरी 6 महीने लेगी कि 1 साल लेगा। तो मुझे लगता है कि 2023 एक वॉश आउट फैक्टर रहेगा। दूसरी चीज, आज मार्केट इतना मतलब इन्फोसिस का खराब रिजल्ट देखने के बावजूद मार्केट में काफी स्टेबिलिटी देखने को मिली है और यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स ने भी काफी इन्फोसिस में बाइंग की है ऐसे डिस्क्लोजर। अब मुझे लग रहा है कि आगे चल के देखिए 2024 में 2 फैक्टर्स है। एक तो ग्लोबल इकोनॉमी पिकअप होना, क्योंकि आईटी स्पेंडिंग तभी यहाँ पे बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि यूएस में भी एक स्टेबिलिटी आएगी 2024 के इलेक्शंस के बाद, और इंडिया में भी है। इस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि 2023 एक वॉश आउट ईयर हो सकता है। एक और फैक्टर देख रहा था, मैं चार्ट्स पे भी देख रहा था, बीएसई आईटी इंडेक्स और एनएसई आईटी इंडेक्स दोनों मतलब जो पिछला बॉटम्स था उसके खाली करीबन 5-1% ऊपर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक वापस एक बेस फॉर्मेशन होके धीरे धीरे बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो इमीडिएट रिकवरी आएगा नहीं, जैसे मैंने कहा साल एक भर लग सकता है, और आगे चल के हमको देखना पड़ेगा कि न्यू क्लाइंट एक्विजिशन कैसे होता है, मार्जिन इंप्रूवमेंट इसमें आ रहा है। जो अट्रिशन का एक समय पे हम लोग बात करते थे वो तो टॉपिक खत्म हो गया फिलहाल, लेकिन न्यू क्लाइंट एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे चल के। तो अगले 2-3 क्वार्टर लगेगा इसको सेटल होने में। तो इस स्पेस में एक और बात बोलना चाहूंगा मैं, यहाँ पे जो पहले 30-35 की पी पे चलते थे आईटी स्टॉक्स, वो डी-रेटिंग होके आज के दिन करीबन 25 एक पी पे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो डी-रेटिंग प्रोसेस अभी भी जारी है, और हो सकता है कि ये करीबन 20-22 के बीच में आके सेटल हो। तो इन्फोसिस में और समझ लो कि 5 से लेके 7% का करेक्शन हम लोग देख पाएंगे, ये लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। बिल्कुल, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको रेंज भी बता दी है, और आगे के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे, अगले 2-3 तिमाही में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे नतीजों में वॉच आउट करने के लिए, ये भी हमने आपको बताया। तो प्रेशर रह सकता है, नज़र रहेगी आने वाले समय में आईटी के लिए भी। विनय, आपका क्या मानना है आईटी सेक्टर में जो आज भारी गिरावट आई है उसमें? 2 सवाल मैं इसमें क्लब करना चाहूँगी। एक तो ये है कि इन्फोसिस में आज जो गिरावट आई है, अब एंट्री लेवल आप क्या देख रहे हैं और कितना डाउनसाइड पहले तो यहाँ से आप देख रहे हैं, और एंट्री लेवल क्या होगा फिर इन्फोसिस के लिए, या फिर पूरी तरह से अवॉइड करेंगे? और अगर इन्फोसिस नहीं तो फिर और कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है लार्ज कैप में या फिर मिड कैप में, जिसकी की वैल्यूएशंस इस वक्त आपको काफी आकर्षक नजर आ रहे हैं? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।
तो डेफिनेटली आज के लो के लेवल से निफ्टी आईटी इंडेक्स में बहुत ही जबरदस्त बाइंग हमने देखी है। आज का जो निफ्टी आईटी इंडेक्स का जो लो था 26,200 के करीबन था और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, क्योंकि ये हम अगर सितंबर 2022 की बात करते हैं तो 26,200 पे ही एक रिवर्सल देखा था, एक मेजर बॉटम बनते हुए देखी थी। और रशिया यूक्रेन का जो वॉर्स का जो चल रहा था तब उस दौरान जुलाई मंथ में जो लो बना था वो भी 26,200 था। तो टेक्निकली भाषा में हम इसको ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बोलते हैं। आज का लो भी 26,185 के करीबन था। दैट मींस ये ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल इसने सपोर्ट लिया और करीबन 800-900 पॉइंट की तेजी हमने बॉटम के लेवल से देखी थी आईटी इंडेक्स में। हालांकि इससे पोजिशनल व्यू चेंज नहीं होता है, एक डेफिनेटली लॉन्ग टर्म सपोर्ट के ऊपर आने की वजह से इसमें एक पुल बैक आते हुए देखा है इंडेक्स में। और जहां तक इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस का मंथली चार्ट अगर मैं देखता हूं, जो लॉन्गर टाइम फ्रेम हम अगर पोजिशनल व्यू लेते हैं तो इन्फोसिस ने अपने मंथली चार्ट पे एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पुल बैक बिकॉज ऑफ दी आईटी इंडेक्स में एक सपोर्ट आया, तो थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा, रिएक्शन आएगा, जिगजैग होगा, लेकिन ओवरऑल टाइम रिट्रेसमेंट काफी लग सकता है इसमें। अगर निवेशकों को अगर पैसा लगाना है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में, और जैसे कि इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसको एक एसआईपी के जरिए विदाउट ऐसे सोचे हुए कि इसको हम परफेक्ट टाइम करें, आप इसमें एसआईपी करेंगे ग्रेजुअली, तो आने वाले 6 से 8 महीनों में या 1 साल में जो भी आप एसआईपी करोगे, तो जैसे जैसे आपका ग्रेजुअल कॉस्ट एवरेजिंग नीचे होगा तो आने वाले सालों में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। क्योंकि ये एक सेक्टर अभी अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है और टेक्निकली भी लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे लोअर टॉप लोअर बॉटम इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स ने बनाया है, तो इतना वी शेप रिकवरी तो हमें नहीं लग रही कि इसमें आएगी। हालांकि वैल्यूएशंस के हिसाब से फंडामेंटली टीम को, अब हमारी फंडामेंटल टीम को इस लेवल पे अट्रैक्टिव लग रहा है और मे बी यहाँ से धीरे धीरे ऐड करना चाहिए, ऐसा व्यू है। लेकिन प्योरली ये इन्वेस्टमेंट बेट है और मैंने जैसे बताया इसका तरीका जो इन्वेस्टमेंट का वो है एसआईपी के जरिए होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में मे भी 5-7% का उछाल इन्फोसिस जैसे स्टॉक में आ सकता है, आईटी इंडेक्स में आ सकता है, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो थोड़ा टाइम अभी भी लगेगा आईटी सेक्टर को यहाँ से एक अच्छी दिशा में, पॉजिटिव दिशा में आने के लिए। तो ट्रेड करते रहिए, एक एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस लगे ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करता रहिए, वही बेस्ट तरीका रहेगा। और मैं अभी कोई स्टॉक स्पेसिफिक अभी बुलिश बैट लेना नहीं चाहूंगा आईटी सेक्टर में, क्योंकि अभी भी रिजल्ट्स आने बाकी हैं और कहीं नेगेटिव सरप्राइजेस भी आ सकते हैं मिड कैप आईटी स्टॉक्स में। तो बेटर है कि वेट कर लें कि जिसके नतीजे रिलेटिवली बेटर आएंगे उसी में ही हम बैट लेना पसंद करेंगे। बिल्कुल, तो टीसीएस और इन्फोसिस में आप थोड़ा थोड़ा एसआईपी कर सकते हैं, लॉन्गर टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में पेन दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट भी कह रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट भी कह रहे हैं, और जो भी बड़े दिग्गज से हमारी बातें हो रही है वो भी यही कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए पेन बना हुआ है, बट लॉन्गर टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एसआईपी करने का मतलब ही यही है कि आप टाइम मत करिए और थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा मिलेगा इसका। मिड कैप कंपनियों की भी हम बात कर रहे थे, विवेक आपसे भी सवाल होगा, ये जो बिग 4 कंपनियां हैं टीसीएस और इन्फोसिस के गाइडेंस तो आ चुके हैं, अब विप्रो और एचसीएल टेक के भी नतीजे आने वाले हैं, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या इसी तरह की गाइडेंस रहेगी? और ये जो ओवरऑल गाइडेंस आ रही है, क्या इसका असर, इसका इम्पैक्ट आप मिड कैप आईटी कंपनियों को पर भी देख रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा मिड कैप और जो टायर 2 कंपनीज है उनपे भी। पर्टिकुलरली देखिए कि जैसे विप्रो को मैं स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप में नहीं जोड़ूंगा, करीबन 2 लाख का करोड़ का इसका मार्केट कैप है और बहुत समय से ही अंडर परफॉर्मिंग ऑलरेडी स्पेस में दिखा रहा है। लेकिन पूजा, आप अगर वैल्यूएशंस की आज अगर बात करो तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा वो एचसीएल टेक्नोलॉजीज और करीबन 20-21 की पी पे चल रहा है, और अगर इन लाइन एक्सपेक्टेशन अगर रिजल्ट्स भी देता है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है आज के दिन, समझ लो विप्रो के जैसे ही नंबर्स अगर वो भी डिक्लेयर करता है और अगर गाइडेंस भी 5% या फिर 6% रेवेन्यू ग्रोथ की अगर दिखाते हैं वो लोग, तो वहां पे डाउनफॉल फिर भी कम रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन एक कंफर्ट लेवल, बहुत बड़ा कंफर्ट लेवल है एचसीएल टेक्नोलॉजी में। और दूसरा स्टॉक अगर मैं गिनूं, विप्रो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन एचसीएल टेक्नोलॉजी और ये मतलब दिमाग से लॉस्ट, हाँ, माइंडट्री, तो माइंडट्री भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों स्टॉक सीरियसली देखने चाहिए और नंबर 1 बेट रहेगा मेरा एचसीएल टेक।
तो इस बीच HCL टेक अच्छा लग रहा है। मिड कैप स्पेस में अगर आपको नजर रखनी हो तो माइंडट्री पर आप नजर रख सकते हैं। विवेक, एक और सवाल होगा, थोड़ा सेक्टर आउटलुक हम आपसे समझना चाहेंगे। इस वक्त देखिए यूएस में मंदी की भी बात चल रही है और अमूमन हम ऐसा देखते हैं कि अगर ऐसे कुछ सिनेरियो बनते हैं तो आईटी स्पेंडिंग में हम बढ़त देखते हैं। तो ओवरऑल गाइडेंस तो वैसे कमजोरी है, बट क्या वाकई आप पेन इन सभी कंपनियों के लिए देख रहे हैं या फिर आगे 2-3 क्वार्टर अगर निकल जाए तो इनके लिए एक बड़ा फायदा होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा? स्पेस है और आज के दिन इन्फ्लो इतना ज्यादा है कि मुझे ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आज सुबह मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जहाँ पे वो उनका कहना है कि यूएस में जितना एक्सपेक्टेड रिसेशन हम लोग देख रहे हैं उतना नहीं होगा, और कई फैक्टर्स उन्होंने उस रिपोर्ट में दिखाया। गूगल करने पे मिल जाएगा वो रिपोर्ट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि टोटली कंफ्यूज्ड स्टेट पे है अभी सब लोग, क्योंकि ये स्पेस छोटा मोटा स्पेस है नहीं और यूएस इकोनॉमी छोटी मोटी इकोनॉमी है नहीं। तो आगे चल के क्या स्टेबिलिटी इमीडिएटली देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसपे एक फर्म ओपिनियन लेना मेरे से भी इम्पॉसिबल रहेगा और मुझे नहीं लगता कि और कोई ले भी सकता है। इसके लिए मैंने कहा था कि 2023 हो सकता है कि वॉश आउट हो, और जैसे ज्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि आज अगर आप SIP मोड में इसको एक्यूमुलेट करते हो आईटी सेक्टर को, तो अगले 1.5 साल में 2 साल में आपको ये पक्का रिटर्न दिखा सकता है, क्योंकि 24 तक का यूएस का भी इलेक्शन खत्म हो चुका होगा और एक मतलब डायरेक्शन मिल जाएगा इकोनॉमीज को, बोथ यूएस और इंडिया को, किस डायरेक्शन में जाना है। और अगर स्टेबिलिटी, जैसे मैंने कहा, ये रिपोर्ट अगर सही है और उतना बड़ा फॉल नहीं आता है यूएस इकोनॉमी में, तो मुझे लगता है कि ये स्पेंडिंग फटाफट बढ़ सकता है और आईटी सेक्टर एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा सकता है। तो SIP मोड पे रहिए अभी, जल्दीबाजी मत कीजिए और आज ही सब कुछ लेना करके नहीं सोचना है। बिल्कुल विनय, एक लास्ट कमेंट फिर आपसे लेना चाहेंगे इस पर। क्या अब पोर्टफोलियो चर्निंग करने की जरूरत है? अगर किसी ट्रेडर का, किसी इन्वेस्टर का वेटेज आईटी स्टॉक्स में ज्यादा है तो क्या अब समय है कि वहां पर थोड़ी कमी करें? और अगर दूसरे सेक्टर में एंट्री लेनी हो तो फिर कौन कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स आपको इस वक्त अच्छे लग रहे हैं? स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात ना करें तो सेक्टर स्पेसिफिक कौन कौन से सेक्टर इस वक्त आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और आईटी में इस वक्त अब क्या करना चाहिए? देखिए आईटी में अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं जैसे टीसीएस और इन्फोसिस है, तो डेफिनेटली पैनिक करके बेचने का मतलब नहीं है। ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्शन आ गया है और हो सकता है कि 5 से 10%, 15% करेक्शन आ भी जाता है, बट जब ये रिकवर आता है या कहीं पे कुछ यूएस मार्केट से पॉजिटिव न्यूज आते हैं या इंडियन मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी आती है तो ये रिकवर भी तेज होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप लार्ज कैप कंपनी होल्ड कर रहे हैं और इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनी होल्ड कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई पैनिक की जरूरत है। हालांकि आप वेटेज थोड़ा रिशफल कर सकते हैं। वेटेज अगर आपका ज्यादा है, आईटी सेक्टर में एक्सपोजर ज्यादा है, तो आपका एक्सपोजर आप कम कर सकते हो। जैसे आप 30% या 20% पे हो तो उसको कम करके 10% का वेट करना चाहिए। और जो सेक्टर हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पीएसयू बैंक सेक्टर। तो पीएसयू बैंक्स में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली एज वेल। तो ये दोनों पर्टिकुलर पीएसयू बैंक्स में आपका एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। हमने रिसेंटली बैंक निफ्टी का अच्छा परफॉर्मेंस देखा है, लेकिन यहाँ से अगर आप 1 साल का व्यू लेते हो, 2 साल का व्यू लगता है, तो काफी सारी पीएसयू बैंक्स अट्रैक्टिव लग रही है हमारी फंडामेंटल टीम को। फंडामेंटल वाइज भी और टेक्निकली भी काफी सारे संकेत मिल रहे हैं कि जो आने वाले 6 से 8 महीने में जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखे, ऐसा लग रहा है। तो पीएसयू बैंक स्टॉक्स में और सेक्टर में आपका वेटेज बढ़ाना चाहिए और आईटी सेक्टर में रिलेटिवली थोड़ा कम करना चाहिए। लार्ज कैप अगर स्टॉक होल्ड करते हो तो इस लेवल से पैनिक करने की जरूरत नहीं लग रही है। ठीक है, तो चलिए इसी नोट के साथ विनय जी, विवेक जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।